नमस्कार। चलिए आज विक्रम सेठ की आंखों से देखते हैं काठमांडू को। एक ऐसा शहर जो बिल्कुल एक पहेली जैसा है। एक तरफ देखें तो बेइंतहा शोर और भीड़ भाड़, और दूसरी तरफ एक अजीब सी गहरी शांति। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतने शोर के बीच, इतने कोलाहल के बीच सुकून मिल सकता है? इसी का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इस सफर पे निकलते हैं। जीवंत, व्यापारिक और धार्मिक। लेखक शुरुआत ही इन्हीं 3 शब्दों से करते हैं। और सोचने वाली बात है ना, ये तीनों चीजें एक साथ एक ही जगह कैसे हो सकती हैं? पर शायद यही तो काठमांडू का असली सार है। एक ऐसा शहर जहां आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता और बाजार दोनों एकदम साथ साथ चलते हैं, जहां हर गली में, हर मोड़ पर जिंदगी का एक अलग ही रंग नजर आता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 मंदिरों की कहानी से। अगर काठमांडू की आत्मा को समझना है ना, तो इन 2 जगहों को देखना बहुत जरूरी है। ये इसके 2 धड़कते हुए दिल हैं तो एक ही शहर में, पर यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हों। और यही विरोधाभास है जो इस शहर को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो पहले हम कदम रखते हैं पशुपतिनाथ मंदिर में, और यहाँ आते ही एक अजीब सा ज्वरग्रस्त भ्रम जैसा महसूस होता है। जरा सोचिए, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। पुजारी हैं, पर्यटक हैं, फेरी वाले हैं, कुछ पश्चिमी लोग हैं जो अंदर जाने की कोशिश में लगे हैं। और फिर अचानक नजर पड़ती है 2 बंदरों पर जो एक केले के लिए झगड़ रहे हैं। झगड़ते झगड़ते पवित्र बागमती नदी में कूद जाते हैं, और ठीक उसी नदी के दूसरे किनारे पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं। सोचिए, एक ही फ्रेम में जीवन, मृत्यु और पूरा कोलाहल एक साथ। ये एक झटका देने वाला दृश्य है। और फिर पशुपतिनाथ की उस उथल पुथल से निकलकर हम आते हैं यहाँ बोधनाथ स्तूप। वहां की उस अफरा तफरी के बाद ये जगह जैसे एक झटके में सब कुछ ठहरा देती है, एकदम शांत। इस विशाल सफेद गुंबद के चारों तरफ एक अजीब सा सुकून है, एक खामोशी है। यहाँ ना कोई धक्का मुक्की है, ना कोई शोर शराबा। सच कहे तो शहर की उन व्यस्त सड़कों के बीच ये जगह एक शांति का आश्रय जैसी है, बिल्कुल एक नखलिस्तान की तरह। तो देखा, दोनों जगहों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ दिमाग को झकझोर देने वाली भीड़, और दूसरी तरफ मन को शांत करने वाली खामोशी। एक जगह जहां सिर्फ हिंदू जा सकते हैं, और दूसरी सबके लिए खुली है। यही है काठमांडू, एक ही शहर जो इन 2 बिल्कुल अलग सिरों को अपने अंदर समेटे हुए है। और इस बात को समझना इस पूरी यात्रा की पहली सीढ़ी है। तो अब मंदिरों के उस आध्यात्मिक माहौल से बाहर निकलते हैं और उतरते हैं काठमांडू की असल सड़कों पर। यहाँ शहर अपनी पूरी रफ्तार से, पूरे शोर के साथ धड़कता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर इंद्रिय पर एक साथ हमला होता है, एक सेंसरी ओवरलोड जिसे कहते हैं। एक पल के लिए सोचिए, कानों में क्या क्या आवाजें आ रही हैं। दूर कहीं रेडियो पर फिल्मी गाने बज रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न, साइकिल की घंटियां, आवारा गायों की आवाज, और सब्जी वाले चिल्ला रहे हैं। ये सारी आवाजें मिलकर एक अजीब सा संगीत बनाती हैं। हो सकता है ये कानों को थोड़ा चुभे, पर सच तो ये है कि यही इस शहर की असली धुन है, इसकी असली पहचान है। तो इस पूरे शोर और भीड़ के बीच लेखक क्या करता है? एक तरह से वो उस माहौल में डूब जाता है। वो कुछ ऐसी चीजें खरीदना शुरू कर देता है जिनकी शायद कोई जरूरत नहीं है। एक मार्जिपन की बार, आग पर सिका हुआ भुट्टा, कुछ प्रेम कहानी वाली कॉमिक्स। ये किसी जरूरत के लिए नहीं है, ये बस उस माहौल का, उस प्रवाह का एक हिस्सा बन जाने का एक तरीका है। अब आते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव पर, घर वापसी का सफर। अब तक जो उत्साह था, जो नया देखने का रोमांच था, वो अब धीरे धीरे थकान में बदल रहा है। हर लंबी यात्रा में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है ना, जहां शरीर और मन दोनों जवाब देने लगते हैं, और तब एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। तो लेखक यहाँ एक दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ दिल कहता है कि सफर जारी रखो, बस और ट्रेन से लंबा सफर तय करो, नए अनुभव लो। लेकिन दूसरी तरफ महीनों की थकान है जो अब हावी हो रही है, घर की याद है, और मन बस घर की शांति चाहता है। ये किसी भी यात्री के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना सा पल है। और फिर इस सारी उथल पुथल और थकान के बीच एकदम से मन में एक बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधा सा ख्याल आता है, घर जाओ, बस सीधे घर की ओर बढ़ो। कोई दूसरा प्लान नहीं, कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ एक मंजिल, घर।
और ये छोटा सा फैसला इस पूरी कहानी में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, बांसुरी वाले का गीत। अब देखिए, ठीक जब घर जाने का फैसला हो चुका है, जब मन शांत हो चुका है, तभी शहर के सारे शोर के बीच से एक अकेली शांत सी आवाज लेखक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। और यहीं से इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है। ये जो दृश्य है ना, ये अपने आप में एक कविता जैसा है। सोच कर देखिए, भीड़ भाड़ वाला एक चौराहा है और वहां एक आदमी शांति से खड़ा है। उसके हाथ में एक खंभा है और उस खंभे से हर दिशा में बांसुरियां निकली हुई हैं, बिल्कुल जैसे साही के कांटे हों। इस शोर शराबे वाले शहरी माहौल के बीच ये एक ऐसी छवि है जो लगभग जादुई, थोड़ी सी अवास्तविक लगती है। और यही बात उसकी कला को शहर के बाकी शोर से बिल्कुल अलग करती है। वो बाकी फेरी वालों की तरह चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान नहीं बेच रहा है, बल्कि वो बहुत धीरे धीरे ध्यान मग्न होकर अपनी बांसुरी बजा रहा है। कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, और महीनों की इस यात्रा और शहर के इस कोलाहल के बाद यही शांति है जो लेखक को अपनी तरफ खींच लेती है। और उस बांसुरी की धुन को सुनते सुनते लेखक को अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। एहसास इस बात का कि ये जो वाद्य यंत्र है, ये जो बांसुरी है, ये कितनी सार्वभौमिक है। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में इसका कोई ना कोई रूप मिल जाएगा। रीढ़ की बनी नए, जापान की शाकुहाची, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की हल्की फुल्की बांसुरियां, या फिर चीन की ऊंचे सुर वाली बांसुरियां। नाम अलग हैं, धुनें अलग हो सकती हैं, पर उस आवाज की जो आत्मा है वो एक ही है। और यहाँ से हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक सार्वभौमिक जुड़ाव। ये जो एहसास है ना कि बांसुरी हर जगह है, ये एक साधारण सी ध्वनि को एक बहुत गहरे दार्शनिक चिंतन में बदल देता है। ये अब सिर्फ संगीत नहीं रह जाता, ये अब सांस के बारे में है, हमारी साझी मानवता के बारे में है। उस बांसुरी की आवाज को सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी एक देश या संस्कृति की आवाज न हो, बल्कि वो पूरी इंसानियत की, पूरी मानव जाति की एक साझी आवाज हो। ये एक ऐसा अदृश्य धागा है जो हम सबको, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, एक दूसरे से जोड़ता है। लेखक इस बात पर गौर करते हैं कि बांसुरी का संगीत मानव स्वर के सबसे करीब है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो प्रेरक शक्ति है, इसको बजाने वाली जो ताकत है, वो है जीवित सांस। ये बहुत ही खूबसूरत और गहरी तुलना है। जैसे हमें बोलने के लिए सांस लेनी पड़ती है, वैसे ही बांसुरी को भी बजने के लिए सांस की जरूरत है। तो एक तरह से ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, ये हमारे जीवन का, हमारी सांसों का ही एक विस्तार बन जाता है। लेखक फिर खुद से ये सवाल करते हैं, और शायद ये सवाल हम सबके लिए है, कि इतनी लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद बांसुरी पर सुनी गई कुछ जानी पहचानी धुनें इतना गहरा असर कैसे कर जाती हैं? आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो धुन हमें किसी ऐसी चीज की याद दिलाती है जिसे हम शायद भूल चुके थे, शायद घर की याद, या शायद अपनी ही आत्मा की आवाज की। और इसी आखिरी बहुत शक्तिशाली विचार के साथ हम इस सफर को खत्म करते हैं कि जैसे बांसुरी को अपनी धुन को जारी रखने के लिए बीच में रुकना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी रुकने, ठहरने, सांस लेने और शांति ढूंढने की जरूरत होती है। विक्रम सेठ के लिए काठमांडू का असली सबक यही था कि सबसे गहरे शोर, सबसे ज्यादा कोलाहल के बीच में भी शांति मिल सकती है, शायद एक साधारण सी बांसुरी की धुन में।